स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं टू एक्सचेंज द गैसेस। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो भी एनिमल्स हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं उनमें किस तरीके से किन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं विद इन द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे उसकी अब जिक्र करेंगे हम। नाउ आपको अगर मैं बताऊं प्लांट्स के बारे में, बताइए मुझे, प्लांट्स के बारे में बताइए मुझे, ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कैसे करते हैं? सेल्स के अंदर तो सारा मैकेनिज्म सेम है, ठीक है, बट ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कैसे करते हैं? ऑक्सीजन आपको ऑलरेडी पता है कि ये लीव्स से कर सकते हैं, स्टेम से कर सकते हैं, आपके उनके रूट्स से कर सकते हैं। एंड उसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या होते हैं प्लांट्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। अगर वहां पे क्वेश्चन आएगा ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, प्लांट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताएंगे तो उसमें आप देखिएगा वहां पे ऑप्शन क्या होगा। अगर वहां पे पहला ऑप्शन होगा स्टोमेटा तो ठीक है, आपको पता है दिस इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वहां पे ये भी ऑप्शन होगा लेंटिसल्स, देखिएगा डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कभी, लेंटिसल्स ये भी ऑप्शन आता है, ठीक है। इसी तरह से वहां पे अगर लीव्स देंगे तो लीव्स से भी रेस्पिरेशन होती है। तो ओवरऑल किसी बुक में आप छोटी छोटी बुक्स हैं उनमें देखेंगे लीव्स से, किसी में देखेंगे स्टोमेटा, किसी में देखेंगे लेंटिसल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज वहां पे होंगे कि इसमें से कौन सा मैं सिलेक्ट करूं। अगर ऑल द अबव है तो आप टिक मारेंगे ऑल द अबव, लेकिन अगर इन तीन में से सिलेक्ट करना है किसी एक को तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? रिमेंबर, इसमें मैं यहां पे देता हूं ऊपर 1 2 3 लिखता हूं मैं, दैट इज अ प्रेफरेंस। सबसे मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो वहां पे होगा वो ये होगा, दैट इज स्टोमेटा। याद रखिएगा, नंबर 1 इसको दिया मैंने, एंड नंबर 2 लेंटिसल्स। अगर वहां पे स्टोमेटा भी दिया है, लेंटिसल्स भी दिया है, तो आप लेंटिसल्स, एंड नंबर 3 आप लीव्स को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर तीनों में से प्रेफरेंस देनी हो तो पहले स्टोमेटा को, सेकंड फॉर लेंटिसल्स एंड थर्ड फॉर लीव्स, ठीक है, याद रखिएगा। और आपसे अगर पूछेंगे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं मैनग्रूव्स के, मैनग्रूव्स जो दलदल में पाए जाते हैं, वो प्लांट्स जो होते हैं, मैंने शायद उनकी जिक्र की, जिनमें वो निमेटोफोर्स होते हैं, निमेटोफोर्स जो अपने रूट्स जो हैं ज़मीन से ऊपर की तरफ ले जाते हैं रूट्स, और बाहर जाके उन पे पोर्स होते हैं, दैट इज नोन एज, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज निमेटोथोड्स। तो मैनग्रूव्स में यही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, दोज आर निमेटोथोड्स। एंड अगर ये ऑप्शन नहीं है तो वहां पे होगा निमेटोफोर्स, ठीक है। ये रहा प्लांट्स का। अब एनिमल्स में किस तरीके से होता है, इससे पहले मैं आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊं कि किस में क्या होता है एनिमल्स में, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो एनिमल्स में ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है ये बेसिकली कैसा होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखिए, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है ये बाज़ाब्ता एक लिविंग स्ट्रक्चर है, इसकी लाइफ होती है, ठीक है। ये चाहे आप हमारे लंग्स ले लें, आप गिल्स ले लें, आप फ्रॉग का स्किन ले लें, बकोफ्रैंक्स उसका ले लें, जो भी चीज़ें जो भी रेस्पिरेशन में यूज़ होंगी उसमें बाज़ाब्ता वो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेस्पिरेशन, या हम कह सकते हैं बेटर से गैसियस एक्सचेंज, हम इसी की तो जिक्र कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉमन टू ऑल, उसमें मैकेनिज्म एक ही है, वही मैकेनिज्म है, वो डिफरेंट नहीं होगा एनिमल्स के लिए। अब गैसियस एक्सचेंज के लिए जो रेस्पिरेशन है, गैसियस एक्सचेंज किन में, इन एनिमल्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ये इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, ऑर्गन्स जो हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये जो है ये लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर्स। और जिंदा रहने के लिए आपको ये पता है कि इसमें मॉइस्ट होना जरूरी है, ठीक है। अगर ड्राई होगा तो डेड हो जाएगा टिश्यू, तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये मॉइस्ट होते हैं, द स्ट्रक्चर्स आर मॉइस्ट। इफ द टिश्यू बिकम्स ड्राई इट विल ओवरऑल इट विल डाई, इसकी लाइफ नहीं रहेगी। तो मॉइस्ट होना जरूरी है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छे से एक्सचेंज होगा गैसेस का। तो आप खुद बताएंगे कि क्या इसमें कम सरफेस एरिया होना चाहिए कि ज्यादा सरफेस एरिया, तो इसमें लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी होनी चाहिए कि आपको पता है हमारी सेल्स में फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन चाहिए। अब सेल से आप मुझे बताया लंग्स तक तो कोई ना कोई चीज लेना है, लंग्स तक ले जाना है, तो वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो हमारा ब्लड है वही ये काम करता है, लंग्स से ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक और हमारी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक ले जाता है, इजंट इट। और अगर लंग्स पे ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये बहुत ज्यादा नहीं होंगी, दैट मीन्स ये ज्यादा वेस्कुलर नहीं होगा, तो रेस्पिरेशन बढ़िया से नहीं होगी, वहां पे गैस सेक्शन अच्छे से नहीं होगा,
रिमेंबर कि वहां पे जो भी लिविंग जो ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है इसमें बहुत ज्यादा वैस्कुलैरिटी होनी चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वैस्कुलैरिटी, वैस्कुलैरिटी, वैस्कुलैरिटी इज हाई। तो बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं। वाई द ब्लड वेसल्स? बिकॉज दिस हैज टू, इसमें एक्सचेंज होना है गैसेस का, उसके लिए वहां पे एक्सचेंज तब बेटर होगा जब वहां पे बहुत ज्यादा वेस्कुलैरिटी होगी, जब वहां पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा सरफेस पे। जो ये स्ट्रक्चर है इसके पास बहुत सारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा और वहां से बहुत सारा ऑक्सीजन बाहर से वहां इन ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज होना है। एंड रिमेंबर इसमें जहां पे भी रेस्पिरेशन आप देखेंगे, चाहे आप प्लांट्स में देखेंगे या एनिमल्स में देखेंगे, हमेशा रेस्पिरेशन जो है इसका जो मैकेनिज्म है, जो इसके पीछे जो फिजिकल प्रोसेस है जो इसको गवर्न करती है, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। हर जगह पे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह पे रेस्पिरेशन जहां पे भी होती है, ये गैस एक्सचेंज जहां पे भी होता है, चाहे प्लांट्स में हो, ऑलरेडी मैंने आपको कहा वहां पे सिंपल डिफ्यूजन से होता है, एनिमल्स में भी ये प्रोसेस जो होती है, जो ये रेस्पिरेशन में जो ये गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, दिस ऑकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। कीप दिस इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक दिस मच आपको ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि जो दुनिया में एनिमल्स हैं उनमें किस तरीके से कौन से स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। आपने कई सारे स्ट्रक्चर्स आपने सुने हैं, कुछ मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा तो आपको याद रखने हैं। देखिए अगर आप सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, सिंगल सेल्ड, जो कि जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी है, सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपको मैं बताऊं कि इनमें बड़े बड़े रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे, क्या इनमें लंग्स होंगे, क्या इनमें गिल्स होंगे? नहीं, इनमें कुछ नहीं होगा। ये सेल है, डायरेक्टली इसका जो ऊपर वाली जो ये कवरिंग होती है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल ऑफ यू नो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाएगा CO2 एंड बाहर से अंदर क्या लिया जाएगा? ऑक्सीजन, थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द सेम प्रोसेस दैट इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन, जो कि हर जगह पे एप्लीकेबल है, सिंपल डिफ्यूजन। अगर आप सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के आप मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं, तो मल्टी सेलुलर में हमने ऑलरेडी प्लांट्स को डिस्कस किया है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि प्लांट्स किस किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। बट एक पॉइंट अगर आप और याद रखना चाहते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द वाटर। उनमें एबिलिटी होती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो भी वाटर हाइसिंथ हैं या बाकी हैं जो भी हैं, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो पानी में होता है उसको यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, फॉर यूजिंग इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपको वो भी याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे सिंगल सेल में आपके, मल्टी सेलुलर में आपके प्लांट्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया उनकी आपको पता है। अब नेक्स्ट जो है एनिमल्स में, कई सारे एनिमल्स आते हैं और एनिमल्स में एक तरीका रेस्पिरेशन करने का है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस के जरिए। और वहां पे अगर क्वेश्चन आएगा कि बताइए फलानी में किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है, तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा ऐसा होता है, ठीक है, ये इसके टेंटैकल्स हैं, टेंटैकल्स हैं, ये इसका बॉडी सरफेस है, तो ये इसका बॉडी सरफेस है। अब ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, मल्टीसेलुलर है, बहुत सारी सेल्स हैं इसकी बॉडी में, ये एक सेलुलर लेयर है ऊपर से, तो यहां पे बॉडी सरफेस के जरिए एक्सचेंज होगा गैसेस का, बाहर से ऑक्सीजन लिया जाएगा और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाएगा। तो आप यही एग्जांपल याद रखिएगा, दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा देख सकते हैं, हाइड्रा में रेस्पिरेशन किसके जरिए होती है? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और भी हैं जैसे पॉरीफेरा आएंगे इसमें, टिनोफोरा वगैरह, वो या और भी आएंगे, वो आपको याद नहीं रखना है, बस एक याद रखिएगा, जनरल बॉडी सरफेस से हाइड्रा की रिलेशन देख लेना। मतलब वहाँ पे अगर क्वेश्चन देंगे हाइड्रा के लिए बताइए किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है, दिस इज द जनरल बॉडी सरफेस। ये हायर क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूछा तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने जो स्किन होता है, इनमें ये जो ये बॉडी सरफेस है, बट दिस इज नॉट ए स्किन, दिस इज नॉट कॉल्ड स्किन। अब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि स्किन के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं, जिनमें ऊपर से जो लेयर होती है दैट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम स्किन कहते हैं, ठीक है, जो कि मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट स्किन के जरिए कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ लंग्स के जरिए, आप देखिए कुछ गिल्स के जरिए। आप देखिए यहां पे एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं एनेलिडा, एनेलिड्स हो गए, जिसमें हमारी अर्थ फॉर्म होती है। याद रखिएगा, अर्थ फॉर्म जो है ये देख सकते हैं, वहां पे एनेलिडा नहीं लिखेंगे, वो अर्थ फॉर्म लिख सकते हैं। तो अर्थ फॉर्म जो है ये क्या करते हैं, ये
अपने बॉडी के ऊपर जो इनका मॉइस्ट स्किन होता है, बेसिकली दैट, उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं, उससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो अर्थवॉर्म में अगर वहां पे अर्थवॉर्म होगी तो वहां पे आपका वहां पे ऑप्शन ये मिलेगा आपको, या तो वहां पे क्यूटिकल होगा और वहां पे आपको आएगा मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन। तो इन दोनों में से एक सेलेक्ट कीजिएगा। अगर दोनों होंगे तो पहला इसको प्रेफरेंस देंगे, दूसरा इसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। और अर्थवॉर्म्स पारपोडिया के जरिए भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी लिखता हूं मैं यहाँ पे, पारपोडिया। ये क्या होती है, ये हमारी अर्थवॉर्म है, ठीक है। यहाँ साइड से इनमें कुछ ऐसे फ्लैप्स होते हैं, अब कोई पढ़ना नहीं है इनके बारे में, उनके जरिए रेस्पिरेशन करते हैं, शॉर्ट में ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो एनालिटिक्स के बारे में ये पूछ सकते हैं। अगर वहाँ पे स्नेल के बारे में पूछा गया, स्नेल जिन्हें हम मोलस्क्स कहते हैं, मोलस्क्स में वो आते हैं, स्नेल वहाँ पे दिया गया, स्नेल में आप वहाँ पे ऑप्शन होगी, वहाँ पे या तो टिनिडिया होगा या वहाँ पे गिल्स होगा। दिस इज फर्स्ट प्रेफरेंस, दिस इज सेकंड प्रेफरेंस, क्योंकि स्नेल्स के जो गिल्स होते हैं उनको हम टिनिडिया कहते हैं, ठीक है। तो स्नेल वहां पे ऑप्शन होगी तो आप टिनिडिया लिखेंगे। आपको वहां पे मोलस्का, एनालिडा ये नहीं लिखेंगे, ये मैं यहां से खुद से बता रहा हूं। अगर दे सकते हैं तो वो अर्थवॉर्म बता सकते हैं, हाइड्रा बता सकते हैं, स्नेल बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर वहां पे वो इंसेक्ट्स की बात करेंगे, वो एक ग्रुप आता है जिसे हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा, वो आर्थ्रोपोडा वहां पे नहीं देंगे, वहां पे इंसेक्ट्स हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है, ठीक है। और इंसेक्ट्स के बारे में अगर वो पूछें तो आप ये ऑप्शन लिखिएगा, दैट्स नोन एज ट्रैकी, TRACHAE, ट्रैकी। ये बेसिकली क्या होता है, इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट की बॉडी में कुछ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होते हैं, हॉलो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। ऐसे हॉलो कुछ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होते हैं जो कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल सरफेस से, जो सरफेस के थ्रू एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कम्युनिकेट करते हैं बाय सम पोर्स, ठीक है, जिनको हम स्पाइरैकल्स कहते हैं। ये याद रखना नहीं है आपको, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना, अगर वहां पे इंसेक्ट बता देते हैं तो आप ये टिक मारिएगा, ट्रैकी। ट्रैकी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनका होता है, ये कुछ इंटरकम्युनिकेटिंग हॉलो ट्यूब्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर से रन करते हैं, और अल्टीमेटली इनमें अंदर जो ऑक्सीजन होता है, वो बाहर से जो आता है ऑक्सीजन, वो इन ट्यूब्स के से बॉडी में डिफ्यूज होता है, बॉडी में डिफ्यूज होता है, और बॉडी जो बॉडी टिश्यूज हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, इन ट्यूब्स में डिफ्यूज होता है, और ये ट्यूब्स बाहर वो ऑक्सीजन बाहर डाल सकते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड डाल सकते हैं। तो इसका मतलब है, एक ही पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में पूछने ट्राई किया, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर वहां पे स्टार फिश के बारे में पूछा, इतना ऊपर नहीं जा सकते, बट अगर वहां पे स्टार फिश के बारे में, स्टार फिश आते हैं इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा में, यहां पे स्टार फिश होती है। स्टार फिश के बारे में पूछा, दिस इज वेरी हायर क्वेश्चन, अगर पूछा तो फिर भी क्या हो सकता है, उस वक्त आप वहां पे ऑप्शन होगा गिल्स, कॉमा वहां पे ट्यूब फीट, ट्यूब फीट, इनमें से कोई ऑप्शन होगा। अगर ट्यूब फीट होगा तो इसको पहली प्रेफरेंस दीजिएगा, इसको सेकंड प्रेफरेंस दीजिएगा, या वैसे वहां पे इनमें से एक ही डाल सकते हैं अगर डाला उन्होंने। पहले तो क्वेश्चन आने के चांसेस, इस वाले क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर डाला भी फिर आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्यूब फीट एंड गिल्स में सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब ये ट्यूब फीट क्या होता है ये आपको नहीं पढ़ना है, गिल्स वो भी कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इन स्टार फिश में। अच्छा, अब मेनली जो वहां जहां क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है वो है जिन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट्स, या जनरल में हम कॉर्डेट्स कहते हैं। और इसमें जो हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स हैं जो आपको पता है, जैसे बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिश हैं, ये सारी इसी में आते हैं, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में के बारे में आपको पूछेंगे कि इसमें फॉर एग्जांपल किस किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है। आप देखिए, कुछ कॉर्डेट्स जो हैं वो गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं। एंड आपको ये पता है कि गिल्स कौन यूज़ करते हैं कॉर्डेट्स में। ये कॉर्डेट्स क्या होता है ये आपको याद नहीं रखना है, दैट इज फिश। अगर फिश की वहां पे जिक्र की जाए तो आपको पता है फिश में गिल्स होते हैं, फिश में गिल्स होते हैं। नेक्स्ट इज लंग्स। आपको पता है, चाहे आपके एम्फीबियंस हमारे हैं, एम्फीबियंस, वहां पे एम्फीबियंस अगर नहीं होगा वहां पे फ्रॉग होगा या टोड्स होंगे, ये दिया होगा, समझ आ रहा है। तो फ्रॉग्स एंड टोड्स के बारे में पूछेंगे तो इनमें भी लंग्स होते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनमें भी मैमल्स। रेप्टाइल्स में वहां पे वो स्नेक दे सकते हैं, ठीक है, स्नेक दे सकते हैं, क्रोकोडाइल दे सकते हैं, स्नेक, क्रोकोडाइल ये दे सकते हैं, या लिजर्ड दे सकते हैं, ये आ सकता है वहां पे, इसके चांसेस होते हैं। ये स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, फ्रॉग, टोड ये बता सकते हैं, ये रेप्टाइल्स में आते हैं, इनमें भी लंग्स होते हैं। मैमल्स जो है, मैमल्स में हम आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, काऊ आते हैं, जो भी अपने बच्चे को दूध देते हैं ना, मैमरी ग्लैंड्स जिनमें होते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स जिनमें भी होते हैं, सब में क्या, सब किस ग्रुप में आते हैं, मैमल्स में, मैमल्स में।
ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध देते हैं। तो इनमें भी क्या होता है, इनमें भी आपके लंग्स होते हैं। तो लंग्स इन सब में होते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड इवन बर्ड्स, वहां पे बर्ड्स देंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे एक पॉइंट खास आपको याद रखना है कि ये जो फ्रॉग्स होते हैं या टोड्स होते हैं जिनको हम एम्फीबियंस कहते हैं, बेसिकली ये इनके बारे में एक दो पॉइंट्स आपको याद रखने कि जब लार्वे हम देखते हैं, लार्वे जो आपको पता है दैट इज नोन एज टैडपोल, टैडपोल जो कि पानी में रहता है। हमारी जो जब हमारे आसपास वो खेती, जब हमारा सीजन आ जाता है, जब वो हम थल वगैरह लगा देते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे टैडपोल्स काफ़ी सारे होते हैं। वो टैडपोल्स हैं क्या, बेसिकली दीज आर द लार्वे ऑफ दीज फ्रॉग्स। सो लार्वे जो है आपको पता है ये एक्वेटिक लाइफ इनकी है। और लंग्स जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं आपको पता है दिस इज फॉर एरियल लाइफ। ये पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनमें लंग्स यूज़ नहीं होते हैं। ये जो एयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं उनके लिए लंग्स यूज़ होते हैं। जैसे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। अब कई सारे मैमल्स आप ऐसे भी देखेंगे जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो दोज आर एक्सेप्शंस, बट मोस्टली आपको पता है कि मैमल्स जो होते हैं, इंसान है, हमारे आसपास जितने भी हैं, जैसे काऊ है, गोट्स हैं, जैसे डॉग्स हैं, ये सारे मैमल्स हैं। तो ये कहाँ पे रहते हैं, दे आर लिविंग इन द ओपन स्पेस। दैट मीन्स कि ओपन स्पेस में जो रेस्पिरेशन होती है, दैट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, दोज आर द लंग्स इन कॉर्डेट्स। तो ये लंग्स जो है एरियल रेस्पिरेशन के लिए, एरियल रेस्पिरेशन के लिए। समझ आ रहा है? और यहाँ पे ये जो है गिल्स जो हैं, आप मुझे बताइए क्या गिल्स एरियल रेस्पिरेशन के लिए यूज हो सकते हैं कि एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए? रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, फिश वहां पे होती है। अब ये देखिए, मैंने आप एम्फीबियंस की बात की। एम्फीबियंस आपको पता है ये वो एनिमल्स हैं जो पानी में भी रहते हैं, कुछ स्टेज अपनी लाइफ साइकिल का कुछ स्टेज पानी में गुजारते हैं, फिर उसके बाद मोस्टली ये एरियल ओपन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो ये दोनों जगहों पे होते हैं। तो यहाँ इनके लार्वे की जब हम बात करेंगे, टेडपोल वो कंप्लीटली किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो पानी में जो रहते हैं आपको पता है कि इसलिए लार्वे जो इनके हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे दोज विल बी गिल्स। लार्वे में गिल्स होंगे। एंड जब यही लार्वे जो है, जब ये बड़े हो जाते हैं, जब ये अडल्ट्स बनते हैं, अडल्ट एम्फीबियंस, अडल्ट फ्रॉग्स आप लिखिए। अब इनमें अगर हम देखेंगे, इनमें रेस्पिरेशन अब गिल्स से नहीं होगी, ठीक है। इनमें फ्रॉग्स या एडल्ट फ्रॉग्स का या एडल्ट टोड्स का ये, इनमें या तो स्किन से होती है, इनका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है। रिमेंबर, वो मॉइस्ट होता है, वो लिविंग स्ट्रक्चर होता है, वेस्क्यूलर होता है, तो उसी के जरिए ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो एडल्ट फ्रॉग्स में या तो स्किन यूज होगा, या तो इनमें लंग्स होते हैं ना, लंग्स भी यूज होता है। एंड इवन वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड बकोफेरेंक्स। बकोफेरेंक्स क्या है, आपने कभी देखी होगी फ्रॉग, वो ऐसे बैठ के मुंह खोलती है और फिर यहाँ पे जो इसका थ्रोट है उसको ऊपर नीचे करती रहती है, ठीक है। वो एक्चुअली जो इसमें अंदर वो एनगल्फ होता है, वो एयर होता है, उसको बाहर अंदर कर देती, तो वहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है गैसेस का। उसका जो बकल कैविटी के अंदर बकोफेरेंजियल कैविटी जो होती है, वहाँ की जो लाइनिंग होती है ना, उसके जरिए वो गैसेस एक्सचेंज करती है, तो वो भी यूज़ हो सकती है। तो ये याद रखेंगे फ्रॉग्स के बारे में। अब इसी के साथ हमने ये जो चैप्टर है आपका रेस्पिरेशन वाला, ये हमने कंप्लीट किया है। मैंने आपको डिटेल्स कुछ एक्स्ट्रा भी आज बताई, तो वो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि एक चीज़ हमारे सामने ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। क्या है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम? आप सबको पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ लगता है? सेल्स में। क्योंकि ऑक्सीजन ही वो गैस है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी हासिल करते हैं अपने खुराक से। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी में, ये गैस का हासिल करना, ऑक्सीजन का हासिल करना, फिर हमारे ब्लड के थ्रू ये सेल्स तक पहुंचाना, और फिर वहां पे ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करना, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, ठीक है। तो इस सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जनरल में इसको रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। गैसेस का एक्सचेंज होना, फिर गैसेस को यूज करना किसके लिए? पर्टिकुलरली जो ऑक्सीजन को यूज करना किसके लिए? हमारी बॉडी में सेल्स में एनर्जी हासिल करने के लिए, जो कि ग्लूकोज होता है उससे एनर्जी निकालने के लिए। तो सारा सिस्टम जो इसके साथ एसोसिएटेड है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये अभी अच्छे से क्लियर होगा, अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो सपोज मैं आपको दिखाई देता हूं, हम अगर एक ह्यूमन बीइंग को ले लेंगे, यहां पे दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, इट इज नोज, ये इसकी माउथ है, ठीक है, और यहाँ पे नॉस्ट्रल्स हैं, फिर पीछे जाके नोज किसके साथ मिलती है? फेरेंक्स के साथ मिलती है,
ये वाली कैविटी यहां पे पीछे, जो कि कॉमन कैविटी होती है, यहां से माउथ है, माउथ और नोज पीछे एक रीजन में मिलते हैं, माउथ कैविटी भी और ये भी, जिस रीजन को हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स। फेरेंक्स रीजन जब नीचे चलता है तो फूड पाइप एक अलग तरीके से निकलती है, दिस इज फूड पाइप, और फूड पाइप के सामने एक अलग पाइप निकलती है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, जो हमारी सांस के लिए जरूरी है। फूड पाइप यहां से है, दिस इज विंड पाइप, और ये विंड पाइप है, ये नीचे जाके, इसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं, नीचे जाके दो छोटी छोटी पाइप्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। और यही ब्रोंकाई हमारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में एंटर हो जाती है, जिन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? दोज आर कॉल्ड लंग्स। तो ये सबको पता है, इतना सबको पता है, दोज आर कॉल्ड लंग्स। अब यहां पे बात क्या बनती है कि लंग्स में छोटे 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 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बताऊंगा बाद में नंबर भी। जिन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एल्वियोलाई। क्या कहते हैं उनको? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई उनको कहते हैं। और इन सैक्स में यहां से सांस लेने की वजह से पता है इसमें सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन एंटर होता है, चलता है यहां से, फिर कहां से आएगा? यहां से। ओके, यहां इन सैक्स के आसपास ब्लड की छोटी छोटी कैपिलरीज भी होती हैं, और ये ब्लड की कैपिलरीज इस ऑक्सीजन को अंदर ले लेती हैं, फिर जाके ये ब्लड के जरिए चलता है, ये ऑक्सीजन या गैस हम कह सकते हैं। और आपको पता है इसको जाना कहां पे है? इस ऑक्सीजन को जाना कहां पे है? हमारी बॉडी की सेल्स के पास, सेल्स के आसपास जो फ्लूइड होता है वहां तक ये चलती हैं। तो यहां से ये सेल्स के पास आ जाएंगी, इसके जरिए आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इज द सेल ऑफ बॉडी। और यहां सेल में एक्चुअली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। वो सबको पता है कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज स्टोमक, दिस इज इंटेस्टाइन। तो आपको पता है कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, ग्लूकोज, वो भी ब्लड के जरिए इस सेल तक पहुंचता है। ठीक है, ग्लूकोज, यहां से ऑक्सीजन, और यहां जाके ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है, और यहां इसका रिजल्टेंट क्या निकलता है? यहां इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, और एनर्जी निकलती है। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? दैट इज कॉल्ड एटीपी मॉलिक्यूल्स। बताऊंगा भी इनके बारे में भी। ये एनर्जी निकलती है जो कि हम डिफरेंट काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? इसको होता क्या है? ये वापस इसी ब्लड के जरिए जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड चलता है यहां से, और यही इन एल्वियोलाइज में, कैपिलरीज के थ्रू इन एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाता है, फिर जाके जाके यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये चीजें क्लियर है? वेरी गुड। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स मैं अब इसी में आपको सिखाऊंगा अच्छे से। अब यही चीजें हमें अच्छे से सीखनी है, इन्हीं चीजों में कुछ कुछ पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो जाता है। अब स्टार्ट हम पहले से ही करेंगे। देखिए, ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के अगर हम देखेंगे इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। ये जो जनरल रेस्पिरेशन है जिसमें सब कुछ होता है, पहला स्टेप आपको पता ही है कि पहला स्टेप ब्रीदिंग होगा, कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ऑक्सीजन को लंग्स में लेना है, और जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा है उसको बाहर फेंकना है। याद रखिएगा, लंग्स तक जो कुछ भी होता है, बाहर से लंग्स तक जो कुछ भी होता है, दैट कम्स अंडर ब्रीदिंग। समझ आ रहा है?
और ब्रीदिंग में दो चीजें होती है, एक होता है इनहेल करना, सांस अंदर लेना, और दूसरा होता है सांस को बाहर छोड़ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेल। और ब्रीदिंग में क्या चीजें मदद करती हैं, इस लंग्स को अगर हम देखेंगे, लंग्स के नीचे एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जो डोम लाइक होता है, जिसका बीच का पोर्शन ऊपर की तरफ होता है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। और लंग्स के हमें पता है, हमारे छाती जो थोरैसिक रीजन में ये लंग्स है, और थोरैसिक रीजन में अगर हम देखते हैं, हमें पता है ऊपर से रिब्स होती हैं, लड़का मनस्वनंज, जो ऊपर से हड्डियां होती हैं सीने में। सीने में दिल भी है, सीने में हड्डियां भी है ऊपर से। ये हड्डियां जो होती हैं इनको रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। तो ये डायफ्राम है, मस्क्यूलर डायफ्राम है, और ये जो रिब्स है, रिब्स, ये दो वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे सांस हम अंदर लेते हैं और बाहर फेंकते हैं, सांस को निकालते हैं। यही दो स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर हमें सांस अंदर लेनी है तो आपको पता है कि डायफ्राम जो है ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि सांस तब हम ले सकते हैं, सांस हमारे अंदर तब जाएगी जब अंदर से जगह ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। अगर यहां से जगह, लंग्स के अंदर जगह क्रिएट हो रही है, तभी हम इनहेल कर सकते हैं, हमारी ये जो गैस है वो अंदर आ जाएगा। और अगर हमारी ये कैविटी कम हो रही है लंग्स की, तो गैस कहां निकलेगा? बाहर। अब ये कैविटी बड़ी करने के लिए पहला पॉइंट तो डायफ्राम को नीचे आना चाहिए, तो डायफ्राम की बात करेंगे। डायफ्राम इनहेलेशन में क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और दूसरा, ये जो रिब्स हैं, मुझे बताए ये नीचे जाएंगी कि ऊपर उठेंगी? ये रेज हो जाएंगी, क्योंकि हमें चेस्ट हमारा बढ़ जाना चाहिए, तो रिब्स जो हैं वो रेज होनी चाहिए, रेज होनी चाहिए, दोनों चीजें। रिब्स को मूवमेंट कराने के लिए कोस्टल मसल्स होते हैं, वो पढ़ने नहीं आपको। और एक्सेल में ये अपोजिट हो जाएगा। मुझे बताए डायफ्राम क्या करेगा? डायफ्राम नीचे आना चाहिए कि ऊपर? डायफ्राम अपवर्ड्स जाना चाहिए। और मुझे बताए रिब्स रेज होने चाहिए कि लोअर होने चाहिए? लोअर होने चाहिए। रिब्स लोअर होने चाहिए, ये नीचे जाने चाहिए, तभी कैविटी कम हो जाएगी। तो ये हो गया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जो कि ब्रीदिंग में आता है। और ब्रीदिंग के बाद आपको पता है अब ये चलते चलते किस में पहुंचता है ये गैसेस। देखिए यहां पे जो यहां मैं लिखता हूं, मैं यहां देखिए, दिस इज फेरेंक्स, दिस इज फेरेंक्स। फेरेंक्स में बोथ, यहां से जो ये कैविटी है ये क्या है? ओरल कैविटी है, यहां से है नेजल कैविटी। ये दोनों कैविटीज की कहां ज्वाइन करते हैं? पीछे फेरेंक्स में। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हम नाक से, हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, नाक से ही क्यों लेते हैं? क्या रीजन है? नाक अगर होती नहीं, यहां से ले लेते। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, आपको पता है सामने जो इसमें पोर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स। और नॉस्ट्रल्स में हेयर्स होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं एयर को, जो इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करते हैं। और इसमें अंदर से नेजल कैविटी में मॉइस्चर भी इसमें आ जाता है एयर में, और थोड़ा सा वार्म भी हो जाता है। तो ये नाक का होना बहुत ही जरूरी है। और इसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी है, जिससे हमें स्मेल समझ आती है, कौन किस टाइप की स्मेल है, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको क्लियर है, ये ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फेरेंक्स के होते होते यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है? इसी में दिखा रहा हूं मैं, ब्रीदिंग में ये चीजें आ रही हैं। अब मैं यहाँ नीचे जब दिखाता हूँ, यहाँ से ये फूड पाइप है, यूसोफेगस है ये, ठीक है? यूसोफेगस। लेकिन यहां से ये कौन सी पाइप है? ये दिस इज कॉल्ड विंड पाइप। विंड पाइप, या जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया भी कहते हैं। विंड पाइप भी कहते हैं और ट्रैकिया भी कहते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये विंड पाइप या ट्रैकिया है, इसको कोलैप्स होने से बचाती कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? दे आर सी शेपर्ड कार्टिलेजेस। तो इस पे सी शेपर्ड, जो कि सेमी सर्कुलर होते हैं, पूरे इर्द गिर्द नहीं होते हैं, आगे ऐसे पोर्शन में जो हम ऊपर से होते हैं, दैट इज सी शेपर्ड कार्टिलेजेस होती हैं इस पे, जो कि इसे कोलैप्स होने से बचाती हैं, कि ये कोलैप्स ना होए। क्योंकि आपको पता है, सपोज आपके सामने एक स्ट्रा है, आप पी रहे हो उससे, अगर आप देखोगे
उसमें चांसेस है अगर स्ट्रा कमजोर होगी वो सिकुड़ जाएगी, वो बंद हो जाएगी, तो सांस को खींचते समय इसमें ये कोलैप्स हो सकती है। तो कोलैप्स होने से बचाते कौन है? ये सी शेप्ड कार्टिलेज, इस पे होते हैं ये, ठीक है। और यहां पे इसी ट्रैकिया का ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, सबसे ऊपर जो इसका पोर्शन है, वहां पे एक स्ट्रक्चर है यहां पे, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं आप सबको पता होगी, दैट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, या जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं, या हम में मेल्स में ये बड़ा होता है, हम में इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये है क्या चीज? देखिए यहां से ये फूड पाइप जा रही है, यहां से ये विंड पाइप शुरू हो रही है, तो यहां पे ये बॉक्स है, दिस एडम्स एप्पल इज देयर, दिस ओके। तो यहां पे दिस इज एक्चुअली अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं। कितने कार्टिलेज होते हैं? 9 कार्टिलेज होते हैं। एक कार्टिलेज यहां पे ऊपर होती है जो कि इस ओपनिंग को गार्ड करती है। इस कार्टिलेज का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। और इस एपिग्लॉटिस का मकसद क्या होता है कि ये इस ओपनिंग को कवर करती है। ये ओपनिंग जो है दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ओपनिंग विंड पाइप को फेरिंक्स के साथ ज्वाइन करती है, दैट इज दिस ग्लॉटिस। और उसके ऊपर कौन सा ढक्कन होता है कार्टिलेजिनस, उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस का मकसद है कि जब हम खाना खाएंगे ये इसको कवर कर देता है ताकि ये खाना सांस की नली में ना जाए जो ऊपर से खाना आता है। और अगर ये चीज कोई प्रिवेंट करता है, दैट मीन्स इट इज सेविंग अस फ्रॉम अ ग्रेट डेंजर, अगर हमारे लंग्स में कुछ चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो 9 कार्टिलेजेस का स्ट्रक्चर बना। और इस बॉक्स के अंदर जब हम देखते हैं, इस बॉक्स के अंदर जब हम देखते हैं, इसमें एक्चुअली साउंड प्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक पेयर होता है। इन साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स जो कि कॉर्ड लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं यही वाइब्रेट करते हैं और यही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वाइब्रेट कब करेंगे? जब हम फोर्सफुली एयर निकालेंगे बाहर, और इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। आपके लिए क्वेश्चन है, बर्ड्स में हमें तो लैरिंक्स से वॉइस प्रोड्यूस होता है, बर्ड्स में ये किससे प्रोड्यूस होता है? ठीक है, ओके। वो साउंड प्रोडक्शन किस तरह से करते हैं? अब इतनी बातें क्लियर हैं तो यहां तक आपको क्लियर है। इसके बाद ये ट्रैकिया पे कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। अब यहां पे ये जो डिवीजन होता है ट्रैकिया का, इनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई। ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स इससे निकलते हैं दो, दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई। एक्चुअली इनको प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर इसके बाद फर्दर ये डिवाइड करेंगे, अंदर से लिखना नहीं है, ये ज्यादा डीप नहीं जाना, लेकिन याद रखें ये डिवाइड करेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर वो छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड करेंगे टर्चरी ब्रोंकाई, और आखिर में, यही पॉइंट याद रखना है, आखिर में जो छोटे, बहुत ही छोटे ट्यूब्स इससे बनेंगे। यहां से पहले 2 ट्यूब्स, फिर 4, इसी तरह जो सबसे छोटे ट्यूब्स होते हैं, उन ट्यूब्स के सामने एक गुच्छा बन जाता है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का, जैसे ग्रेप्स होते हैं। और इस गुच्छे के जो ये सैक्स होते हैं, एक को हम एल्वियोलस कहते हैं। और जब ये सारे, काफी सारे सैक्स हैं, इस ट्यूब के पास भी, दूसरे ट्यूब के पास भी, तीसरे ट्यूब के पास भी, ये सारे सैक्स को हम अगर ले लेंगे प्लूरल, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। और लंग्स में ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई या एल्वियोलस जिसे हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? ये वो स्ट्रक्चर है जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है कैपिलरीज के साथ। समझ आ रहा है? और ये हमारी, इसमें कितने होते हैं? अबाउट हमारे 2 लंग्स में 300 मिलियन होते हैं, लगभग 30 करोड़ होते हैं। समझ आ रहा है? और अगर हम देखेंगे गैस, ये एल्वियोलाई का मकसद क्या है? गैसेस का एक्सचेंज होना। क्या हम डायरेक्टली नहीं ले सकते थे एक बड़ा सैक बना के सीधे एक्सचेंज होता? नहीं। एल्वियोलाई जो है ना,
ये नेसेसरी है क्योंकि गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, एरिया को इंक्रीज कर देता है। आपके सामने ये स्ट्रक्चर है और दूसरा ये स्ट्रक्चर है, मुझे बताइए सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सेम यहां पे ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, बताइए कहां से सरफेस एरिया ज्यादा होगा? इसमें, क्योंकि इसमें अंदर वाला भी सरफेस एरिया, यहां से भी सरफेस है, यहां से भी सरफेस है, इसमें बाहर से ही खाली सरफेस है। तो ये जो एल्वियोले बनते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको पता है कितना सरफेस एरिया होता है? अगर हम सारे एल्वियोले का एक शीट बनाएंगे 70 मीटर स्क्वायर, 70 मीटर स्क्वायर इसका बनेगा, इतना सरफेस बना देते हैं। इतना क्लियर है? आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा, अब और चीजें बता देता हूं मैं। तो यहां पे हमने यहां तक क्लियर किया कि एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई तक एयर आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया। अब ये एल्वियोलाई में यहीं पे दिखा देता हूं, एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। अगर ये यहां से ऑक्सीजन, यहां से एक्चुअली काफी सारे गैसेस आ रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, मेन तो यही 3 गैस है। ये आ रहे हैं बाहर से, एनवायरनमेंट से। अल्टीमेटली ये किस में जा रहे हैं? जिस एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई का वॉल जो होता है ये बहुत ही थिन होता है, थिन होता है, और इसके आसपास ब्लड की बहुत ही थिन कैपिलरीज होती हैं, थिन कैपिलरीज होती हैं। और आपको पता है ब्लड में सेल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, वो चलता है, वो यहां ब्लड में ज्यादा है। और बाहर में ये सारी चीजें हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारी ब्लड में फिर नाइट्रोजन आगे क्यों नहीं चलता है? ठीक है, नाइट्रोजन 78% बाहर नाइट्रोजन है, हमारी ब्लड में नाइट्रोजन चलना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन नहीं चलता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा वर्कआउट कीजिएगा। अब यहां पे बताइए मुझे, ये यहां पे ऑक्सीजन आ रहा है, ये ऑक्सीजन आ रहा है, यहां पे गैसेस का एक्सचेंज पहला गैसेस एक्सचेंज होता है, समझ आ रहा है? तो जो ये पहला गैसेस एक्सचेंज होता है वो ब्रीदिंग पहला स्टेप था, ब्रीदिंग पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप जो यहां पे हो रहा है वो यहां पे मैं लिखता हूं सेकंड स्टेप, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो लंग्स तक जो चीज भी हो गया, सांस का अंदर लेना बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, और दिस इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन। ठीक है, अब लंग्स का दूसरा नाम क्या है? पल्मून्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, अभी वो याद रखें। अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहां से आ रहा है, यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि बाहर वाला एयर है, ऐसे याद रखें, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा। अंदर वाला एयर है, अंदर वाला गैस यहां पे कौन सा आएगा ब्लड में? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि आपको पता है यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां ऑक्सीजन कम है, तो एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमेशा गैसेस का अगर डिफ्यूजन होता है या हमेशा हायर कंसंट्रेशन जहां होगी गैस की, वहां से इसकी लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ ही जाएगी। तो ऑक्सीजन अगर यहां पे बाहर वाला एयर है, ये कहां जाएगा? ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा। ब्लड की जो ये वेसल होती है कैपिलरी, कैपिलरी भी बहुत थिन वॉल्ड होती है, मैंने कहा है पिछले लेक्चर में, थिन वॉल्ड, एक ही लेयर होती है इसकी, इसके ऊपर 3 लेयर्स नहीं होती हैं जैसे आर्टरी और वेन होती है। तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, लेकिन यहां से क्या जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे ब्लड में ज्यादा है, इसका पार्शियल प्रेशर, यहां आप कह सकते हो कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां कम है। तो यहां पे ये गैसेस एक्सचेंज जो हो गया, दिस गैसेस एक्सचेंज इज द सेकंड स्टेप ऑफ दिस होल रेस्पिरेशन, एंड दिस गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और यही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो फिश होती है वो किसके जरिए करते हैं? गिल्स के जरिए, फ्रॉग अपने स्किन के जरिए, समझ आ रहा है? और हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके जरिए करते हैं? अपने लंग्स के जरिए। और लंग्स में वो फंक्शनल यूनिट क्या है? दैट इज एल्वियोलाई। समझ आ रहा है? अब यहां से आगे हम देखेंगे ये, अब इस ब्लड के थ्रू इस गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना है, ऑक्सीजन लाना है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ ले जाना है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो यहां पे मैं दिखा देता हूं। अब नेक्स्ट क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ये ट्रांसपोर्टेशन हमें
मेनली दो गैसेस का करना है। कौन कौन सा है? दो ही गैसेस हैं, एक तो है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सेल्स में, ब्लड अगर हम देखेंगे, ब्लड में एक तो प्लाज्मा होता है और काफी सारी सेल्स होती हैं, और इसमें एक किस्म की सेल है जिसे हम कहते हैं आरबीसी, और उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। दिस लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। और ये जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर देता है हमारे ब्लड को, और दिस इज द पिगमेंट ऑफ आवर ब्लड, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, और यही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, इट्स मैक्सिमम पोर्शन अबाउट 97% जो इसका होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, और इसके साथ मिलके ये क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ब्लड में आ गया ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में इसे ले जाता है कहां पे? सेल्स की तरफ। समझ आ रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरफ से के फॉर्म में ये सेल्स की तरफ ले जाता है। मैक्सिमम पोर्शन इसका, थोड़ा सा अबाउट 2 to 3% क्या होता है? डिसॉल्व्ड फॉर्म है, इसमें प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड गैस ऑक्सीजन। लेकिन याद रखिएगा, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, दिस इज एक्चुअली नॉट ए परमानेंट कंपाउंड, इट इज ए टेम्पररी, एंड ये डिसोसिएट हो सकते हैं। जब ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन कब मिलते हैं? जब ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो ये क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में हो जाता है इसका। तो मुझे बताइए, ऑक्सीजन ज्यादा कहां पे है? कहां पे है? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ये रिएक्शन ज्यादा फेवर करेगी। लेकिन फिर जब ये सेल्स के पास पहुंचेगा, वहां ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि सेल्स कंटिन्यूअसली यूज करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो यहां पे कमी अगर है, तो यहां पे जल्दी से क्या करेगा? ये छोड़ेगा, क्या? ऑक्सीजन को छोड़ेगा, और यहां पे ऑक्सीजन को छोड़ेगा। इस ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ सेल यूज करेगी, और इससे एनर्जी निकालेगी, और क्या बनाएगी? और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस यहां से वहां चलेगा। समझ आ रहा है? तो ये चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक पॉइंट जो मैंने पहले ही बताया था आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड होता है, ये इसके साथ टेम्पररी नहीं बाइंड होता है, जैसे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। इसी तरह से यहां पे जो कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कंपाउंड परमानेंट है, ये फिर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को छोड़ता नहीं है, ये इसी के साथ चिपक के रहता है। और हीमोग्लोबिन अगर बहुत भी है बॉडी में, बहुत है, लेकिन ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी इसमें है ही नहीं, क्योंकि बाइंड किसने की है? साइट कार्बन मोनोऑक्साइड ने। तो इस तरह से हमारी बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी बॉडी में जाता है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यहां जो ये परमानेंट कंपाउंड ये बना देता है। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं, इतना क्लियर है? तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट था, समझ आ रहा है? अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी एफिनिटी कम है, तो बहुत ही कम पोर्शन हीमोग्लोबिन ले जाता है यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को, किसकी तरफ? एल्वियोलाई की तरफ। समझ आ रहा है? सेल्स से। लेकिन एक बात याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी यहां से ट्रांसपोर्ट करना ही करना है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ एक टेम्पररी कंपाउंड बनाएगा जिसको हम कहते हैं कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। इसके जरिए भी थोड़ा सा पोर्शन ट्रांसपोर्ट हो जाता है इसका, लेकिन इसका मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, डायरेक्टली थ्रू प्लाज्मा, नॉट थ्रू आरबीसीज। एक्चुअली क्या होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड पोर्शन के जरिए डिसॉल्व होके थोड़ा सा जाएगा, गैस डायरेक्टली डिसॉल्व है प्लाज्मा में, या कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे
एक दो कंपाउंड्स आपकी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कंपाउंड इसमें आपको पता है प्लाज्मा में सोडियम भी हो सकता है, आपको पता है इसमें मैग्नीशियम भी हो सकता है, आपको पता है इसमें कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होते हैं। तो इसमें ये सोडियम के साथ मिलकर दो कंपाउंड्स बनाते हैं और उन दो कंपाउंड्स की के तरीके से ये कि फॉर्म में ये आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ तक, एल्वियोलाई तक। ये NaHCO3 बना सकता है जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, आपकी केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह से ये और एक कंपाउंड बना सकता है दैट इज कॉल्ड NaCO3, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसी तरह से Mg के साथ भी बनाया गया MgCO3, CaCO3, KCO3, ये सारे कंपाउंड्स जो ये बनाएगा इन साल्ट्स के साथ, इसके जरिए भी ये ब्लड में चलता है कहां तक, एल्वियोलाई तक। और वहां पहुंचते ही ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होके जब ब्लड में ये डिसोसिएट हो जाएगा और फिर उसके बाद एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा थ्रू डिफ्यूजन। जहां से डिफ्यूजन जो मैंने पहले बताया था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और एल्वियोलाई में कम होगी तो ये डिफ्यूजन हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हैं। और अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हमें एक तो हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी समझ आ गई, ब्रीदिंग भी समझ आ गई, उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस भी आ गया। अब ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया और ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये गैस जब आता है, अब इसे नेक्स्ट स्टेज में इस ब्लड के साथ एक्सचेंज करना है, इस सेल के साथ एक्सचेंज करना है इस ब्लड को, इस गैस को, इन गैसेस को। तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है और ब्लड में ऑक्सीजन है। यहां पे नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सचेंज जो यहां पे होता है सेल्स और ऑक्सीजन के दरमियान, दिस इज कॉल्ड नॉट एक्सटर्नल, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अब नेक्स्ट क्या है ये, दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन भी ऐसे ही होगी जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रही थी। किस तरह से, यहां पे ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी सेल में, तो डिफ्यूजन के जरिए ये एंटर होगा ऑक्सीजन यहां पे, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, यहां पे ज्यादा है सेल में, तो ये बाहर निकलेगा। अब ये चीजें क्लियर हैं तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। बराबर जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के जरिए जाती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, यहां पे भी ऐसे ही जाता है। तो यहां पे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है अंदर, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होती है जो कि नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और सेल के अंदर अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसको जरूरी कहां निकलना है, ब्लड के जरिए बाहर निकलना है। ये चीजें क्लियर है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। अब मैं आपको यहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। अब लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन जो कि सेल के अंदर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपको ऑलरेडी पता होगी, ये दो किस्म की होती है। समझ आ रहा है? एक होती है जिसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है सेल के अंदर, और एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। अब ऑक्सीजन का यूज कहां नहीं होता है, देखिए ऐसे केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, ये ऐसे केसेस हैं, एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये पढ़नी नहीं है। ये वो प्रोसेस है जहां पे रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में थोड़ा मैं यहां पे बता देता हूं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है। आपको पता है ग्लूकोज के साथ क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है,
और इससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, एटीपी के फॉर्म में, है ना। ये पता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन मकसद है एनर्जी निकालना। एक टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करती है। ये पढ़ने नहीं है आपको, लेकिन बस ऐसे लिख के रख सकते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकती है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो सकती है। विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग, थोड़ा सा मैं इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बताऊंगा। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हम किसे कह सकते हैं, तो ये मैं बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में आपको। देखिए, मसल सेल जो हमारी है, ये नॉर्मली जब हम नॉर्मल वर्क करते हैं तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करती है कि ऑक्सीजन यूज करती है, ठीक है। लेकिन जब हम विगरस एक्टिविटी करते हैं, विगरस एक्टिविटी, बहुत खतरनाक तरीके से एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन की नीड्स जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा होती है, और ये हमारा ब्लड फेल करेगा इतना ऑक्सीजन हमारे मसल्स को देना, क्योंकि बाहर से जितना हम ऑक्सीजन, सांस तो तेज चल रही है, लेकिन एक टाइम वो भी आता है जब हमारे मसल में इतना एक्टिविटी होती है कि बाहर की सांस, बाहर का ऑक्सीजन कंपनसेट नहीं कर पा रहा है। तो इस वक्त क्या होता है, इस वक्त इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है मसल में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। अब ये चीज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा यहां पे, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे सर, आपको सब समझ आएगा। देखिए, हमें रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को यूज करना है, इससे एटीपी निकालना है ना। अब देखिए यहां पे मैं सपोज दिखाता हूं, दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब ये सेल के अंदर जाता है, ये हमारी सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म है, आपको पता है, इसमें लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल जो न्यूक्लियस के आसपास होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। दिस इज अवर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पोर्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहां पे एक स्ट्रक्चर भी है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म में जो होता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। समझ आ रहा है? अब देखिए, ये ग्लूकोज, यहां पे ग्लूकोज इस प्लाज्म साइटोप्लाज्म में है। इस ग्लूकोज को यहां पे हमें एटीपी इससे निकालना है। जो इसमें सारी प्रोसेस होती है, उसमें पहला स्टेप जो होता है, ग्लूकोज को इसी साइटोप्लाज्म में, किसमें, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट किया जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, या जिसे हम पायरुवेट भी कहते हैं, इसमें कन्वर्ट किया। और जब यह कन्वर्शन होता है, इसमें ऑक्सीजन का यूज होता ही नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का यूज होता ही नहीं है। और जब यहां पे पायरुवेट बना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बने, ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ, तो ये कौन सा फेज है, ये ग्लूकोज में एक फेज पहले होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एनारोबिक फेज हो गया, एनारोबिक फेज हो गया। समझ आ रहा है? और दूसरा क्या है, दूसरे फेज में इस पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब हम देखते हैं, इसको ऑक्सीजन के साथ यूज किया जाता है, ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, और पायरुवेट मॉलिक्यूल से ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या निकलता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहां पे भी थोड़ी सी एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहां पे जो ये प्रोसेस हो गई, ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, मैं ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा इतना चाहिए ध्यान में रखना, ग्लाइकोलाइसिस। इसमें हमें कितने एटीपी निकलते हैं, 2 एटीपी हमें मिलते हैं इसमें, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और बाकी जो यहां माइटोकॉन्ड्रिया में बाकी जो इसमें चेंजेस आ रही हैं एटीपी निकालने के लिए, इस पायरुवेट को फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए, वो उसमें 2 स्टेप्स होते हैं, लिखूंगा खाली याद नहीं रखना। एक होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसमें एटीपीज इसमें से भी निकलते हैं, एंड दे आर 38 एटीपीज। समझ आ रहा है?
तो ये चीजें हैं। लेकिन कभी जब ऑक्सीजन की कमी होगी, जैसे हमारे मसल में, ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। पायरुवेट को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया जाएगा? इनटू लैक्टिक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमारे किस में? मसल सेल में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। और जब ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कभी कभी मस्कुलर एक्टिविटी के बाद हमें पेन भी होती है, वो यही जमा हो जाते हैं कहां पे? हमारे मसल में, जिसकी वजह से मस्कुलर पेन हो जाती है आफ्टर विगरस वर्क। इतना समझ आ गया? अब मेरे कहने का यह मतलब है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, सपोज हम आरबीसी की बात करेंगे, मुझे बताइए उसमें क्या एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी? एरोबिक वाली रेस्पिरेशन उसमें होती होगी कि नहीं? बैक्टीरिया में आप मुझे बताइए, बैक्टीरिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगी कि नहीं? यह क्वेश्चन आपके लिए, समझ आ रहा है? तो जो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, या तो खाली एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी, जैसे हमारे मसल सेल में, इवन इसमें भी, आरबीसी में और बैक्टीरिया में भी खाली एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होगा इन दो में, आप मुझे बताएंगे। और या तो इसमें बोथ होंगी, एनारोबिक और एरोबिक। लेकिन उसमें अगर ऐसा होता है, एनारोबिक और एरोबिक होता है, उसमें एक्चुअली क्या होगा? पहले स्टेज में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, जिसमें पायरुवेट बनेंगे। उसके बाद फर्दर स्टेज, जो सेकंड स्टेज होगी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और उसको ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। मुझे लगता है इतना सारा क्लियर है इसके बारे में। अब थोड़ा सा यहां पे पॉइंट एक याद रखिए, एंड होने वाला है। अब ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और पॉन्स में भी इस रेस्पिरेशन कंट्रोल करने के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, समझ आ रहा है? ये याद रखिए। और अगर आपको कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बता दूं, देखिए हमें डिसऑर्डर्स नहीं पढ़ने, लेकिन मैं बता दूं पहले थोड़ा सा अबाउट सम ऑफ द डिसऑर्डर्स, जो कि एक होता है एम्फीसीमा। देखो ऐसे कभी कभी जो स्मोकिंग है ना, वो हमारे अल्वियोलाई के वॉल को डैमेज कर देती है। अल्वियोलाई के वॉल को ब्रेक डाउन हो जाता है, उसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। तो दैट इज समटाइम्स ड्यू टू स्मोकिंग। उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस, उस डिसऑर्डर को हम एम्फीसीमिया कहते हैं। इसमें शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ होती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा, इसी तरह से एक डिसऑर्डर है जिसे हम, जो डिसऑर्डर नहीं है, ये एक सिम्टम है, हाइपोक्सिया। चाहे हीमोग्लोबिन कम हो या कोई भी, हमारी बॉडीज टिश्यूज को ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, कोई भी रीजन हो सकता है, उससे हमारे टिश्यूज जब सफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। और एक और पॉइंट आप याद रखिए जिसको हम कहते हैं एस्फाइसिया। ये क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे टिश्यूज में इंक्रीज हो जाती है। याद रखिएगा, हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं ब्रेन में, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स में, इनको वो एक्चुअली हाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पैरालाइज हो जाते हैं और ब्रीदिंग इफेक्ट हो जाती है। जब ब्रीदिंग सेंटर ही काम नहीं करता है तो ब्रीदिंग हो जाएगी नहीं, लंग्स अरेस्ट हो जाएंगे, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, तो इट विल लीड टू डेथ। ओके, इसी तरह से कुछ डिसऑर्डर्स हैं, इनको डिस्कस नहीं करना है, लेकिन लिखता हूं मैं क्योंकि ये डिसऑर्डर्स हमें डिजीज में पढ़ने हैं, डिजीज जब टॉपिक पढ़ेंगे। ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, ठीक है, वूपिंग कफ, ये हमें बैक्टीरियल डिजीज अब हम डिस्कस करेंगे उसमें बताऊंगा आपको मैं। इसी तरह एक और डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं एस्मा। एस्मा ये क्या है? जब हमारे एयर पैसेजेस जो है ना, एयर पैसेजेस जो हैं उनका ल्यूमिन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एस्मा। और ये एस्मा जो पेशेंट्स होते हैं यूजुअली ये एलर्जिक होता है, एलर्जिक एस्थमा। कि अक्सर देखा है कि जैसे किसी जो बूढ़े लोग होते हैं, काफ़ी सारों में होता है कि वो जो जब ये आ जाते हैं, वो पोलन वगैरह आ जाते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, उनको खांसी आती है और सांस अच्छे से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो पोलन के लिए एलर्जिक होते हैं। पोलन एलर्जी या कोई और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एयर पैसेजेस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है।
है ना। इसी तरह से आपने सुना होगा कॉमन कोल्ड जुकाम, ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, लंग्स में नहीं होता है, ठीक है। आपने सुना होगा दिस इज मोस्टली कॉज्ड बाय वायरसेस और कॉमन कोल्ड। इसी तरह से काफी सारे डिसऑर्डर्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे बताएंगे। वैसे कफ है ना, स्नीजिंग है, दीज आर एसोसिएटेड विद दिस, दीज आर नॉट डिसऑर्डर्स, दीज आर एक्चुअली रिफ्लेक्सेस। हमारे पैसेज में, एयर पैसेज में कुछ जाता है वहां पे एपिग्लोटिस के थ्रू, तो हमें कफ आ जाती है। तो ये चीजें जो है ये रिफ्लेक्सेस हैं एसोसिएटेड विद दिस। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस, बट आई थिंक ओनली वन पॉइंट आई शुड टेल यू अबाउट लंग्स के बारे में मुझे एक और पॉइंट आपको बताना है। मैंने वो कहाँ रखा, वो लंग्स वाला। देखिए यहां पे एक रीजन छोटा सा मैंने इस लेफ्ट लंग में बनाया था ऐसे, दिस इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। ये डायफ्राम के ऊपर हार्ट है, लेकिन ये इस कार्डियक नॉच पे होता है। दिस स्मॉल नॉच जो यहां पे जगह है, इट इज फॉर प्लेसमेंट ऑफ द हार्ट। ये एक पॉइंट लंग्स के बारे में, और एक पॉइंट में लंग्स के बारे में बता देता हूं, जो कि लंग्स की कैपेसिटी के बारे में जो पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। एक पॉइंट, दो ही पॉइंट, टाइडल वॉल्यूम, इसमें काफी सारे आते हैं, इनस्पिरेटरी, वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी, वो नहीं याद रखना, बस टाइडल वॉल्यूम, और दूसरा टोटल लंग कैपेसिटी। देखिए हमें जो रेस्पिरेशन होती है लंग्स के जरिए, इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अगर गिल्स के जरिए हो जाती है, दैट इज कॉल्ड, जैसे फिश में, दैट इज कॉल्ड ब्रांचियल रेस्पिरेशन। और आपको कहेंगे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन, है ना, ये चीजें। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स की रेस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ गैस है या एयर है जो कि नॉर्मल ब्रेथ में हम अंदर ले लेते हैं या बाहर छोड़ देते हैं, नॉर्मल में, जैसे मैं सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। और इसी तरह से टोटल लंग कैपेसिटी हो गई कि टोटल में हमारे लंग के अंदर कितना एयर भर सकता है। नॉर्मल, जो नॉर्मल केसेस में हम ले सकते हैं वो कितना है, अबाउट, दिस इज अबाउट 500 ml, और ये टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, 5800 ml। दैट इज ऑल अबाउट दिस आई कैन से रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम